आखिर इतना विवाद क्यों है, जबकि इस विषय को लेकर के आप लोगों ने लगभग 40 से ज़्यादा सुझाव और सुधार करने की कोशिश की है, क्यों विरोध हो रहा है? जो अमेंडमेंट आया है वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जी, वो कोई डायरेक्ट या सडनली नहीं आया। कॉर्पोरेट्स को जो है औने पौने जो है इन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचा है। कहा तो ये जा रहा है कि जेपीसी देना आपकी मजबूरी थी क्योंकि बिल पास कराने में आप अक्षम थे, आपका बहुमत नहीं था दोनों सदन में, इसके चलते ऐसा हुआ। अगर आप नीतीश कुमार की पार्टी की बात कर लें तो लल्लन सिंह जी ने जिस प्रकार से इस बिल का सपोर्ट किया आपने देखा सदन के अंदर। तो लल्लन सिंह ने समर्थन किया और उनकी पार्टी के बाकी के लोग विरोध कर रहे हैं। और जहां मुस्लिम कट्टरता बढ़ेगी जी, जहां मुस्लिम सांप्रदायिकता बढ़ेगी उस देश का यही हाल होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम एक विशेष विषय पर आपके सामने हाजिर हुए हैं जिसकी चर्चा पिछले एक सप्ताह से चल रही है और इस चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति की तलाश मैं भी कर रहा था जो इस विषय पर अपनी बातों को रख सकें, और ख़ास करके इसलिए और ज़्यादा ऐसे शख्स की ज़रूरत थी कि वो उस समाज से भी आते हों जिस समाज ने विरोध खड़ा किया है और उस समाज से भी आते हों जिस समाज ने इस कानून को लाया है, यानी भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक समाज। इन दोनों को मिला करके अगर सबसे उपयुक्त व्यक्ति की तलाश करने आप निकलिएगा तो दानिश जी से बढ़िया कोई नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हैं और साथ साथ इस कानून को अच्छी तरह से जानते भी हैं। इस कानून का विरोध हो रहा है, इसको सदन में लाया गया, लेकिन अचानक से एक फैसला लिया कि इसे जेपीसी को सौंप दिया जाए। ऐसा क्यों करना पड़ा और इस कानून में क्या है जिसको लेकर के इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है, इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई सवाल हैं जो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उसका जवाब खोजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बीच में और भी कई घटनाएं घटी हैं। आपके पड़ोसी राज्य, माफ़ कीजिएगा, पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक उलट पुलट हुआ है। इसके साथ साथ और भी कई बातें हैं, आरक्षण को लेकर के है, इसके साथ साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा को, ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चर्चा पर अभी ये देश तनाव महसूस कर रहा है वो है वक्फ बोर्ड वाला। सब शुरुआत यहीं से करते हैं और वक्फ बोर्ड आखिर है क्या और इस पर क्यों इतना विरोध हो रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट विषय है और इस विषय को हम दानिश से जानते हैं। दानिश जी, लगातार आप की बातें मैं सुन रहा हूँ, अलग अलग चैनलों में आपने बात किया, आपकी पार्टी ने किया, अलग अलग संगठन इस पर बात कर रहे हैं। आखिर इतना विवाद क्यों है, जबकि इस विषय को लेकर के आप लोगों ने लगभग 40 से ज़्यादा सुझाव और सुधार करने की कोशिश की है, क्यों विरोध हो रहा है? देखिए, एक्चुअल में जो अमेंडमेंट आया है वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जी, वो कोई डायरेक्ट या सडनली नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए 2014 से, उसके बाद लगातार लखनऊ से लेकर के श्रीनगर तक लगातार वहां से अनेकों प्रकार की शिकायतें आ रही थी। लगभग 150 से ज्यादा जी, कोर्ट के अंदर इस विषय के खिलाफ जो है केसेस थे जी, और सरकार को सबके बारे में संज्ञान था। तो सरकार ने पूरे देश भर में हर जगह इस पे चर्चाएं की, बातचीत हुई जी, और उसके बाद सरकार इस नतीजे पे पहुंची कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो खामियां हैं, जो यहाँ पे अनियमितताएं हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए। उसके लिए सरकार ने बिल लाने का काम किया और मुस्लिम समाज की ओर से और खासकर उन यतीम, बेवा, मिस्कीन, गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े मुसलमानों समाज की ओर से मैं केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार को और देश के अल्पसंख्यक मंत्री को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। आप तो धन्यवाद देंगे ही, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी में हैं। आप पर ये एक आरोप तो लगेगा ही ना कि आप भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आप धन्यवाद दे रहे हैं। आप वो कॉमन बात बोलिए ना जो मुसलमान जिससे परेशान लग रहा हो, जिसको तकलीफ हो, आखिर क्यों, वो विषय बताइए। ये जो बदलाव करने के लिए सरकार आज जो बिल लेकर के आई है, ये निहायत आवश्यक था। इसलिए आवश्यक था कि जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है और जो ज्वाइंटली पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसमें जो सुझाव दिए गए थे, उन सुझाव को लिया गया है। उस सुझाव में ये था कि जितना बड़ा वक्फ की अकूट संपत्ति है इस देश के अंदर, रेलवे और आर्मी के बाद सबसे बड़ी संपत्ति है और वक्फ की प्रॉपर्टीज के इतने बड़े क्षेत्रफल हैं कि इस देश अलग अलग दुनिया के छोटे छोटे देश समाहित हो जाएंगे। इतनी संपत्ति है, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं था।
कोई उसका जो है लेन देन का जो है कोई जो है उसका डायरी मेंटेन नहीं था। जी। सरकार ने कहा कि अगर इस संपत्ति का जो दुरुपयोग हो रहा है वो दुरुपयोग समाप्त हो जाए और उसका सदुपयोग हो। वक्फ बोर्ड का निर्माण जिन लोगों के लिए हुआ है उनको उनका अगर हक नहीं मिल रहा है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उनको हक दिलाने के लिए अगर बिल लेकर के आती है तो मुझे लगता है स्वागत करना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से विरोध तो तब वही लोग ना कर रहे हैं जो लोग उसमें बैठे हुए हैं। मैं बताता हूं क्यों विरोध हो रहा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया कि वक्फ बोर्ड की जो आमदनी है वो मात्र 163 करोड़ है जी, जबकि जितनी अकूट संपत्ति है उस आधार पर इसकी जो आमदनी होनी चाहिए थी वो 12,000 करोड़ से भी ज्यादा की आमदनी हो सकती है जी। अगर 12,000 करोड़ की आमदनी हो जाती है इस बिल के पास होने से जी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के लोगों को, सो कॉल्ड सेकुलर लोगों को, सो कॉल्ड मुसलमानों के रहनुमाओं को क्या एतराज है? वो क्यों नहीं चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो? वो क्यों नहीं चाहते हैं कि पारदर्शिता हो? अगर पारदर्शिता होगी तो जो इसके अधिकार हैं, जो इसके जो विषय हैं वो जनता के बीच में सामने आएगा। तो इसलिए नहीं चाहते हैं ये लोग कि इनकी जो दुकान है वो बंद हो जाएगी। देखिए, इस देश के अंदर 70 वर्षों से अगर वक्फ की प्रॉपर्टीज को किसी ने लूटा है तो इन लोगों ने लूटा है, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो बुखारी हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो। इन सब ने वक्फ की प्रॉपर्टीज को अपना प्रॉपर्टीज बनाया है। मतलब विरोध वही लोग कर रहे हैं। सबने कॉर्पोरेट्स को जो है औने पौने जो है इन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचा है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, आज भी जो वक्फ की प्रॉपर्टी जो रेंट पे लगी हुई है जी, मार्केट वैल्यू से बहुत ही कम उसकी आमदनी होती है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने पहले से ही सेटिंग कर रखा है। तो इसलिए जब सब उजागर हो जाएगा, जब इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, तो इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो फायदा होगा जो इसके हकदार हैं, जो मिस्कीन है, जो यतीम है, जो बेवा है, जो गरीब मुसलमान है, उसको डायरेक्टली इसका फायदा होगा। तो इसलिए ये नहीं चाहते हैं कि इनका फायदा हो, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। सीधी तौर पे आपका ये कहना है कि वो लोग जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं और इन जमीनों पे वक्फ बोर्ड के जो कब्जा करके बैठे हुए हैं उसका गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, वैसे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिन लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टी को लूटा, जिन लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टी का दुरुपयोग किया, जिन लोगों ने जो हकदार थे उनको वंचित रखा, वो लोग आज उसका विरोध कर रहे हैं जी, ताकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। जिस प्रकार से ये बिल लाया गया है, जिस प्रकार से इसके अंदर अलग अलग प्रावधान है, इसमें महिलाओं को अगर भागीदारी दी जा रही है तो आप विरोध कर रहे हैं जी, आप महिला विरोधी हैं। नहीं, महिलाओं को तो ठीक है, महिलाओं को दे रहे हैं, इसमें गैर हिंदुओं को शामिल कर रहे हैं, इसमें जिलाधिकारी को दे रहे हैं। बिल्कुल, जिलाधिकारी क्या कोई मतलब प्राइवेट संस्था है? जिलाधिकारी एक संवैधानिक व्यवस्था है और आपको संवैधानिक व्यवस्था पे यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। कल आप कहिएगा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, कल आप कहिएगा मुझे मुख्यमंत्री पे विश्वास नहीं है। तो देश ऐसे नहीं चलता है, देश संविधान से चलता है और संविधान ही जो है सर्वोपरि है। लेकिन ये जो लोग हैं, जो विपक्षी लोग हैं, जो सो कॉल्ड मुसलमानों के रहनुमा नहीं बल्कि ये दलाल लोग हैं जो दलाली करते हैं मजहब के नाम पे, तो इनके लिए ना संविधान इंपॉर्टेंट रखता है, ना देश का कानून इंपॉर्टेंट रखता है, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण इंपॉर्टेंट रखता है। और देखिए, लगातार यूपीए की सरकार ने इसमें अमेंडमेंट किया, वक्फ बोर्ड के अधिनियम में अमेंडमेंट किया। किस आधार पर किया? तुष्टीकरण की नीति के आधार पर किया। उसके अंदर इन्होंने क्लॉज डाल दिया कि अगर वक्फ बोर्ड आपकी संपत्ति पे अधिकार जमा दे तो वो उसकी संपत्ति डायरेक्ट हो जाएगी और अगर विवाद होता है तो सिर्फ ट्रिब्यूनल जो है वही फैसला सुनाएगा। अगर इसमें बदलाव होता है तो क्या दुश्वारी है? तो मुझे लगता है कि इनके कितने भी विरोध करने से कुछ नहीं होने वाला है। सरकार जो है जिस प्रकार की देश के अंदर कुरीतियां हैं या संवैधानिक व्यवस्था या संस्था या किसी भी बॉडी के अंदर अनियमितताएं हैं, सरकार उसमें पारदर्शिता लाएगी। और निश्चित तौर पर सरकार ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है बाबा। देखिए, सरकार ने अगर ज्वाइंटली पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बिल भेजा है तो सरकार चाहती है, सरकार की नीयत स्पष्ट है, सरकार की नीयत साफ है। सरकार चाहती तो डायरेक्ट इस बिल को पास कर सकती थी, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजने का सरकार का मकसद है कि सभी लोग जो विरोध कर रहे हैं वो एक टेबल पर आकर के बातचीत करें और खुले मन से, खुले विचार से। दानिश जी, इसमें एक और बात कही जाती है कि आप तो कह रहे हैं कि जेपीसी को दिया गया,
कहा तो ये जा रहा है कि जेपीसी देना आपकी मजबूरी थी क्योंकि बिल पास कराने में आप अक्षम थे, आपका बहुमत नहीं था दोनों सदन में, इसके चलते ऐसा हुआ। जब कैबिनेट ने इस बिल को पास किया उसके बाद जब सदन में चर्चा हुई तो आपने देखा जो हमारे सहयोगी दल हैं, जो हमारे अलायंस के साथी हैं, उनके नेताओं ने, जो हमारे मंत्रिमंडल के अंदर मंत्री हैं, किस प्रकार से इस बिल का सपोर्ट किया है। अगर आप नीतीश कुमार की पार्टी की बात कर लें तो लल्लन सिंह जी ने जिस प्रकार से इस बिल का सपोर्ट किया आपने देखा सदन के अंदर। तो लल्लन सिंह ने समर्थन किया और उनकी पार्टी के बाकी के लोग विरोध कर रहे हैं। कोई विरोध नहीं कर रहा। जिन एक दो लोग जो विरोध कर रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, जनता दल यूनाइटेड का विचार वो नहीं है। और उनको जिस एक क्लॉज पे आपत्ति है उसी के लिए तो जेपीसी बनाई गई है ताकि उसमें अपनी कोई बात को रखे आप। पार्लियामेंट्री कमेटी उस पे जो है तय करेगी। दानिश जी, एक तरफ जहां हमारे देश में वक्फ बोर्ड को लेकर के झमेला चल रहा है, अभी अभी आपने देखा कि हमारे पड़ोसी देश जो हैं बांग्लादेश में जिस तरह के माहौल पैदा हुए उसको लेकर के भी कहा यह जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम वहाँ हो रहा है, हिंदुओं को वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या लगता है कि एशिया में इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और जहां मुस्लिम कट्टरता बढ़ेगी जी, जहां मुस्लिम सांप्रदायिकता बढ़ेगी उस देश का यही हाल होगा। भारत के अंदर मुसलमानों के 72 फिरका हैं और सभी फिरका भारत के अंदर एक साथ सुरक्षित भी हैं और शांतिपूर्वक रहते भी हैं। जी। इस्लामिक देश है पाकिस्तान, इस्लामिक देश है बांग्लादेश। जी। पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम जो दूसरे कम्युनिटी के मुस्लिम है वो मुस्लिमों के साथ ना सुरक्षित है ना शांतिपूर्वक जीवन यापन अपना व्यतीत कर सकते हैं। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि जो हिंदू हैं वो कितने लिबरल हैं, हिंदू कितने सहिष्णु हैं। और भारत की जो मिट्टी है उसकी ये खूबसूरती रही है कि उसने दुनिया के सारे मजहबों को अपने धरती में समाहित किया है। पूरे दुनिया के मुसलमान भारत में एक साथ रहते हैं जबकि एक मुस्लिम देश में वो एक साथ नहीं रह सकते हैं। ये प्रमाण है हिंदुओं के सहिष्णु होने का और भारत की संस्कृति का, भारत की प्राचीन सभ्यता की जो खूबसूरती है, सुंदरता है, उसका ये प्रमाण है। एशिया के सबसे मजबूत देश भारत को कहा जाता है। उसको कहीं इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। इस तरह के माहौल जो हो रहे हैं उसमें देखिए कूटनीतिक विषय है, डिप्लोमेटिक विषय है और हमारी जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो सरकार काफी सशक्त है। हमारी जो पूरी कैबिनेट है, हमारी जो पूरी टीम है, वो सारे विषयों पे नजर बनाए भी लगातार उनकी बैठकें चल रही हैं और भारत के हित में जो अच्छा होगा हम वही निर्णय लेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की जो सरकार रही है उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है। हम किसी को खुश करने के लिए या किसी को नाराज करने के लिए नीति नहीं बनाते हैं। हम भारत को आगे ले जाने के लिए, भारत के हित के लिए और भारत के जनता के हितों के लिए जो अच्छा होगा उसी के लिए नीति बनाते हैं। तो अगर बांग्लादेश में नई सरकार बनी है, शेख हसीना को हमने जो है यहाँ पे उनको जगह दिया है जी, ये हमारा कर्तव्य था, ये हमारा जो है ये भारत की सभ्यता थी, संस्कृति थी और वैसे भी हमारा बहुत पुराना संबंध रहा है बांग्लादेश के साथ। जी। और बहुत बड़ा योगदान रहा है शेख हसीना जी के परिवार का जी बांग्लादेश के निर्माण में। और जो कुछ भी आज हुआ और जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश के अंदर वो पूरी तरह से मुस्लिम कट्टरता का नंगा नाच है वो जी। और जहां मुस्लिम कट्टरता का नंगा नाच होगा वहां लोकतंत्र का हनन होगा, वहां लोकतंत्र समाप्त होगा। उसका उदाहरण बांग्लादेश की घटना को दर्शाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारत के अंदर जो छोटे छोटे पाकिस्तानी नुमा पॉकेट हैं, जो जिन्ना के विचारों को आज भी लेकर चलते हैं, उनको समाप्त करने की जरूरत है। चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना बुखारी जैसे विचारधारा के जो लोग हैं, जो जिन्ना के विचारों को भारत में आगे लेकर के जा रहे हैं, उनके विचारों को समाप्त करना होगा। दानिश जी, मेरा अंतिम प्रश्न है और ख़ास करके ये प्रश्न और ज़्यादा मौजू हो जाता है क्योंकि आप मीडिया देखते हैं और उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि 2025 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस चुनाव में भी चूँकि मुस्लिमों की बात हो रही है, हालांकि आप तो एक सेकुलर मिजाज के व्यक्ति हैं, ये भी सब कुछ सब जानते हैं। आप भगवा भी पहनने में आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, धोती कुर्ता पहनने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, आपको ना अयोध्या जाने में कोई दिक्कत होती है और ना टीका लगाने में कोई दिक्कत होती है। तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि 2025 के चुनाव की तैयारियों में आप लोगों ने बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई है प्रशांत किशोर को खड़ा करके मुस्लिम वोट को काटने का, कितना सफल हो रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए ये आपकी बात है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं। मेरी बात नहीं है, ये पूरा विपक्ष कह रहा है। राष्ट्रीय जनता दल में आप देख लीजिए कि मुस्लिमों को एक अपने तरफ करने के लिए फतवा तक जारी किया जा रहा है। आरजेडी के लोगों ने लगातार, जब असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ने आते हैं बिहार
तब वो हमारे बी टीम हो जाते हैं। जी जी, है ना। और फिर जब दोनों एक साथ बैठ जाते हैं तो फिर हमारी बी टीम कहाँ चली जाती है, ऐसा नहीं है जी। हर व्यक्ति को भारत के लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी बनाने का और चुनाव लड़ने का संपूर्ण अधिकार है जी। उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं, पार्टी बनाते हैं, ये उनका विषय है। भारतीय जनता पार्टी उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन पे, अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने संगठन के संरचनाओं पे, कार्यशैली पे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के अंदर नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व पे पूरा विश्वास है। हमने जो केंद्र में काम किया है और जो हमने प्रदेश के अंदर जो काम कर रहे हैं उस पर हमें विश्वास है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी की संगठन की जो संरचनाएं हैं, पन्ना प्रमुख की जो शक्ति है जी, वो मुझे नहीं लगता है कि इस देश के अंदर किसी भी पार्टियों के अंदर है। तो हमारा जो स्ट्रेंथ है वो हमारे संगठन है। और हम जहां जहां सरकार में है, केंद्र की सरकार में, प्रदेश की सरकार में, वहां जब हम डिलीवरी करते हैं तो सीधे जनता से हम जुड़ते हैं। हमारे पास बड़ा नेतृत्व करता जो है एक पूरी फौज है हमारा बिहार के अंदर। और नीतीश कुमार की जो छवि है, सुशासन बाबू का जो छवि है, उन्होंने जो बिहार में बदलाव लाया, तो निश्चित तौर पर हमें 2025 में चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारा विपक्ष हो, चाहे कोई और भी जो लोग आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2025 में बिहार की जनता जो है फिर से एक बार उसी सुशासन की सरकार पे जो है चुन करके भेजेगी, ताकि बिहार का विकास जो है और सुचारू रूप से आगे चल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ा ही बेबाकी से इन्होंने अपनी बातों को रखा है और खास करके जो पेचीदे मुद्दे थे उन मुद्दों पे बहुत स्पष्ट तरीके से इन्होंने कहा है। और कट्टरपंथ चाहे किसी भी कौम में हो, चाहे वो हिंदू कट्टरपंथ हो, मुस्लिम कट्टरपंथ हो या सिख कट्टरपंथ हो, सबको हमने देखा है कभी न कभी इस देश के आज़ाद भारत में। अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों को मिला करके एक ऐसा रास्ता निकालना चाहती है। जेपीसी को इसीलिए दिया गया है कि एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे सहूलियत हो और सबको बराबर अधिकार मिले। हमारे देश और संविधान की आयत भी यही है कि सबको समान देखा जाता है। चलिए, अगली जब भी इस तरह की ज़रूरत महसूस हुई है, अपडेट होगा तो फिर हम दानिश जी से जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।